प्रिय विद्यार्थी, आज हम आलोक धनवा द्वारा लिखित पतंग कविता पढ़ेंगे। पतंग कविता ली गई है इनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से। दुनिया रोज बनती है। प्रश्न ये नहीं आएगा, प्रश्न ये आएगा कि ये प्रकाशित कब हुआ, दुनिया रोज बनती है। तो इसका सन याद रखना 98। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 98 में प्रकाशित हुआ दुनिया रोज बनती है, एकमात्र काव्य संग्रह। अब हम पढ़ेंगे कविता। सबसे तेज बौछार से लेकर तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया तक पढ़ेंगे। और इसमें प्रसंग क्या होगा? प्रसंग हमेशा होता है कविता का नाम, लेखक का नाम और कविता किस संग्रह से ली गई है, और पाठ्य पुस्तक का नाम। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है आपकी? पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2। भाग 1 11th में चलता है, ये भाग 2 है। तो इन सबको लिखकर ये बताना है कि इसमें शरद ऋतु के मनोहारी रूप का वर्णन है और बच्चों की खुशी का वर्णन है। बच्चों की पतंग उड़ाते समय जो खुशी है उसका वर्णन है, उनके उत्साह का वर्णन है। इस प्रकार ये प्रसंग हो गया। अब व्याख्या में यहां से यहां तक बोल रहा हूं। कहां से? सबसे तेज बौछार से लेकर नाजुक दुनिया। ध्यान से सुन लेना, व्याख्या ऐसे ही करना है। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया, सवेरा हुआ। भादो मास में क्या होता है? बरसात बहुत ज्यादा होती है। इसे चारों तरफ क्या हो जाती है? हरियाली, चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन जैसे ही भादो मास समाप्त होता है और आसोद मास आता है, भादो मास में बरसात ऋतु होती है, आसोद मास में शरद ऋतु होती है। जैसे ही शरद ऋतु आई, जैसे ही आसीवन मास आया, आसोद मास आया, तब जो सवेरा होता है यानी सूरज जब निकलता है आसोद मास का, शरद ऋतु का सूरज, वो सूरज आकाश साफ होने के कारण, बादल रहित आकाश है, चटकीली धूप होने के कारण और सुंदर वातावरण के कारण खरगोश की आंखों जैसा दिखता है। वो सवेरा कैसा दिखता है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। लाल सवेरा क्यों कहा गया है? कि सूरज लाल होता है। खरगोश की आंखों जैसा एक बिंब का प्रयोग है, दृश्य बिंब का प्रयोग। अगला है शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद एक बालक रूपी शरद, शरद ऋतु का नाम है, जिसको बालक माना है कवि ने। कवि ने कहा शरद ऋतु एक बालक के समान है। वो बालक है, शरद रूपी बालक पुलों को पार करते हुए आया है। अब पुल कौन से? प्रकृति के। प्रकृति के पुल कौन से? पहाड़, नदी, नाले, जंगल, मैदान, घाटियां, ये सब इनको पार कैसे कर रहा है? वो अपनी नई चमकीली साइकिल से। अब चमकीली साइकिल किसको कहा गया है? सूरज के तेज प्रकाश को। जैसे जैसे सूरज का प्रकाश पहाड़ों को पार करता हुआ, जंगलों को पार करता हुआ, मैदानों को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, उसको साइकिल कहा गया है। घंटी बजाते जोर जोर से, या घंटी बजाना आकर्षण को घंटी कहते हैं। यानी शरद ऋतु का जो आकर्षण है, जैसे साइकिल सवार जब घंटी बजाता है तो लोग उसकी तरफ देखते हैं, वैसे ही शरद ऋतु का जो मनोहारी वातावरण है उसको घंटी कहा गया है। जोर जोर से में पुनरुक्ति प्रकाश है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए। किसको बुला रहा है? बच्चों को। या चमकीले इशारों से क्या तात्पर्य है? यहां तात्पर्य इतना है कि पतंग उड़ाने की आदर्श स्थिति का वर्णन है। पतंग उड़ाने के लिए 3 आदर्श स्थिति चाहिए।
चमकीले इशारे से तात्पर्य है चटकीली धूप, तेज धूप, और आकाश को मुलायम बनाते हुए, इससे तात्पर्य है बादल रहित आकाश, आकाश में कोई बादल नहीं है। और हवा धीमी है, हवा की गति कैसी है? धीमी। तो 3 आदर्श स्थितियां हैं पतंग उड़ाने की, उन्हीं का इसमें आपको वर्णन करना है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, समझ गए, सूरज की धूप के लिए कहा गया है, ये आदर्श स्थिति है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, बादल रहित आकाश है कि पतंग ऊपर उड़ सके, यानी पतंग उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति। ऊपर कब उड़ेगी? जब ये 3 स्थितियां होगी। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन है? पतंग है। हल्की और रंगीन इसलिए कहा गया है कि पतंगे अलग अलग रंगों की होती है, और हल्की वो उड़ती है हवा में, इसलिए हल्की भी कहा गया उसको। दुनिया का सबसे पतला कागज पतंग का होता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, इन तीनों पंक्तियों का एक ही अर्थ है, पतंग उड़ाने के लिए ये 3 प्रकार की आदर्श स्थितियां हैं, तभी हल्की, रंगीन, पतला कागज, पतली कमानी ये उड़ सकता है। जैसे ही पतंग उड़ता है तो क्या होता है? एक और बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है? वो बदलाव आता है बच्चों की सीटियां और किलकारियां। जैसे ही पतंग आकाश में, डोर बच्चों के हाथ में, तो जो बच्चा पतंग उड़ा रहा है वो भी सीटी मार रहा है, किलकारी मार रहा है, और जो पास में खड़े हैं वो भी मार रहे हैं, अपनी अपनी टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि शुरू हो सके सीटियों की और किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कहने का मतलब यह है, पतंग उड़ाते समय बच्चे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया कहा गया है पतंग को। जिस प्रकार पतंग हल्का होता है, रंगीन होता है तितलियों की तरह, लेकिन उसे तेज हवा नुकसान पहुंचा सकती है तितलियों की तरह, कांटे भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसको नाजुक दुनिया कहा गया है। विशेष में लिखोगे मानवीय कर्ण अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे शरद आया पुलों को पार करते हुए, इसमें बिंबों का प्रयोग है। दृश्य बिंब, सर्व्य बिंब, आकाश को मुलायम बनाते हुए इसमें कौन सा बिंब है? स्पर्श बिंब, और उपमा, उपमा अलंकार भी है। उपमा के अलावा इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, और भाषा बिंब प्रदान होते हुए भी सहज और सरल है। ये इसके विशेष में आप लिखोगे। इस व्याख्या को वापस देखनी है, और वापस एक सवाल और बोल रहा हूं, वो है दुनिया रोज बनती है का एकमात्र काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 98। इनकी पहली कविता जनता का आदमी कब प्रकाशित हुई? 72। जय श्री राम।